नेक्स्ट टॉपिक, रोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या क्या रोल है हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में या कंपनी में, तो वो हम पढ़ेंगे। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, तो कितने कंपनी के पास कितने फिक्स एसेट होंगे, फिक्स एसेट कितने होंगे कंपनी के पास, कंपनी के पास कितने फिक्स एसेट होंगे, ये टोटली डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है हमारे, डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर है कि भाई हमारे पास टोटल कितने फिक्स एसेट होंगे। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि कहाँ हमने पैसे लगाने हैं। ठीक है ना। तो कौन से एसेट, मशीनरी कितनी खरीदनी है, हमारे पास 2 मशीनरी होनी चाहिए, 5 मशीनरी होनी चाहिए, लैंड कितनी चाहिए हमें, ये सारा जो फिक्स एसेट्स कितने होने चाहिए, ये टोटली डिपेंड किस पे करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। बस इतना याद रखना है। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इट इन्वॉल्व्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है 3 डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर है कि तुम्हारे पास कितने फिक्स एसेट होंगे, क्योंकि इसी में हम तय करते हैं कि हमने कितने एसेट खरीदने हैं, कितनी मशीनरी खरीदनी, 2 खरीदनी है, 5 खरीदनी है, 10 खरीदनी है। क्लियर है। तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट का मतलब यही है कि कितने, साइज एंड कंपोजिशन का मतलब है कि साइज़ मतलब किस तरीके के होने चाहिए, कितने बड़े एसेट होने चाहिए तुम्हारे पास, और कंपोजिशन का मतलब कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। वो किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिपेंड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट, कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो 1 साल के अंदर यूज़ होते हैं, ऐसे एसेट है ना जो 1 साल, जिनकी लाइफ 1 साल के अंदर रहती है। तो अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। एक चीज़ याद रखना कि फिक्स एसेट्स के लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए होता है। फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, मशीनरी, लैंड वगैरह को खरीदने के लिए मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड चाहिए होगा। ठीक है ना। इनके लिए मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड चाहिए होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड चाहिए होता है। ठीक है। और जो करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स, इनके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म फंड कह लो, शॉर्ट टर्म फंड चाहिए होता है। मतलब ऐसा फंड जो मतलब मैं जल्दी पे कर दूंगा, ऐसा फंड मुझे चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म फंड नहीं चाहिए होता, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड नहीं चाहिए होता, शॉर्ट फंड चाहिए होता है। फिलहाल करंट एसेट्स का मतलब क्या है, करंट एसेट्स का मतलब होता है कि ऐसे एसेट जो डेली यूज़ होंगे मुझे। ठीक है ना। स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, ठीक है, टूल्स वगैरह हो गए, ये करंट एसेट्स का पार्ट हो जाते हैं। बात समझ आ गई। तो करंट एसेट्स किस पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है हमारे किस पे, फाइनेंशियल डिसीजन पे। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन फाइनेंशियल डिसीजन, डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड का मतलब क्या है कि ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी को कितनी नीड है, जो नीड होगी कंपनी को, जो नीड होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर तो क्या करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग वो लोन लेगा। अगर कंपनी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी तो वो लॉन्ग टर्म फंड लेगा। लॉन्ग टर्म फंड मतलब लंबे समय के लिए लोन लेगा। अगर कंपनी की नीड क्या होगी, थोड़े समय के लिए होगी, मतलब पैसे थोड़े समय के लिए चाहिए, तो उसे शॉर्ट टर्म फंड लेगा। क्लियर है। और अगर लार्ज अमाउंट चाहिए होगी, लार्ज अमाउंट, बड़ी अमाउंट चाहिए होगी, कंपनी को बड़ी अमाउंट चाहिए होगी, तो भी वो लॉन्ग टर्म फंड लेगा। और कंपनी को अगर शॉर्ट अमाउंट चाहिए होगी, थोड़ी अमाउंट चाहिए होगी, लिटिल, थोड़ा सा लोन चाहिए, थोड़े से पैसे चाहिए, तो वो शॉर्ट टर्म फंड लेगा। क्लियर है। तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, नीड के अकॉर्डिंग, अगर उसे लार्ज अमाउंट के लिए लोन चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म फंड लेगा। लॉन्ग टर्म फंड मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा
कि टाइम पीरियड के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, मतलब 5 साल के लिए लोन लिया, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। शॉर्ट टर्म फंड होता है, मैंने 1 साल के लिए लोन लिया है, ठीक है ना। अगर शॉर्ट अमाउंट के लिए मुझे लोन चाहिए होगा तो मैं शॉर्ट टर्म लोन ले लूँगा। तो नीड के अकॉर्डिंग है, कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेप्ट इक्विटी एटसेट्रा, इनटू डेप्ट कॉमा इक्विटी एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ तक ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेप्ट इक्विटी एटसेट्रा। इसमें क्या होगा कि जो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो क्या करेगा कि उसे लोन तो चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस तो चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब ऐसा लोन उसे जो लंबे समय के लिए चाहिए, ऐसा पैसे तो चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस तो चाहिए उसे। लोन में नहीं लिखूंगा, फाइनेंस लिखूंगा, फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस तो उसे चाहिए। लेकिन वो क्या करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, इस लॉन्ग टर्म फाइनेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा कि कितना पैसा उसे इक्विटी से लेना है। इक्विटी से मतलब ओनर फंड, याद है पहले पढ़ते थे ओनर फंड मतलब कि जितना मालिक का खुद का पैसा है, मीन्स शेयर से हमने कितने पैसे लेने हैं, और कितना पैसा हमने बाहर से लेना है, यानी कि बोरोड फंड, यानी डेप्ट से कितना लेना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, ब्रेकअप कर लेता है किसमें, डेप्ट और इक्विटी में। डेप्ट और इक्विटी का मतलब क्या है कि कितना पैसा उसे इक्विटी से लेना है और कितना पैसा उसे डेप्ट से लेना है। तो ये दोनों को डिवाइड कर देता है किसमें, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि भाई 8 लाख तो ले लिया इक्विटी से और 2 लाख ले लिया डेप्ट से। तो मैंने जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस था उसको ब्रेकअप कर दिया, क्लियर है। तो यही है ब्रेकअप, मतलब यही पार्ट कर देने किसके, जो भी तुम्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए था मुझे 10 लाख का, 10 लाख को मैंने ब्रेकअप कर दिया डेप्ट और इक्विटी में। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, क्लियर है। और लास्ट है इसका ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है कि भाई सारी आइटमें P&L अकाउंट में जाती हैं साल के एंड में। अब P&L अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो अगर मैं लोन लूँगा तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट मुझे एक्सपेंस साइड आएगा, तो वो हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। समझिए बात। वो ये कह रहे हैं कि जो भी तुम डिसीजन लोगे तो वो तुम्हारे एक्सपेंसेस को इफ़ेक्ट करेगा और तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो रोल प्ले करता है कि प्रॉफिट इफेक्ट करने पे भी, ठीक है ना। अगर हम प्रॉफिट को इफेक्ट करना चाहते हैं, प्रॉफिट कम करना चाहते हैं, तो हम लोन ले सकते हैं, लोन लेके फिर इंटरेस्ट पे करेंगे तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ रही है। कई कंपनी होती है ना कि प्रॉफिट हम कम कर देते हैं ताकि हमें टैक्स कम पे करना पड़े। तो टैक्स कम पे करने के लिए वो क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। लोन लेके वो इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में शो होगा और प्रॉफिट पे इफेक्ट हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उसे बात में आ गई। तो फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि इसमें ऑल आइटम्स इन P&L अकाउंट का मतलब क्या है कि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजन पे इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना, जिससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है।